गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें अभी तक काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया था कि कैसे हम लोग 1947 की आज़ादी चाहते थे, बट उसके साथ हमें पार्टीशन मिला। और जब पार्टीशन हो रहा था तो सब लॉ एंड ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हाथ से निकल चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश अपनी कंट्री छोड़ने की तैयारी में थे। और जो लोकल लीडर्स थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल करें। तो जो वायलेंस था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो अब हम इस चीज़ में कैसे एक इंसान जो कि आगे आए और उन्होंने कैसे चीज़ों को संभाला, हम उस पे अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन का पार्ट, द वन मैन आर्मी। तो जब ये पूरा क्योस चल रहा था, ये पूरे की पूरी चीज़ें चल रही थी जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तब एक इंसान जिसने कम्युनल हार्मनी यानी कि दोनों रिलीजन या ये हिंदू सिख और दूसरी तरफ मुस्लिम, इन दोनों के बीच में कैसे एक हार्मनी क्रिएट की जाए, उसकी कोशिश की 77 ईयर ओल्ड गांधी जी ने। उन्होंने अपने जो लाइफ लॉन्ग का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि आप नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलो। वो नाखोली जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है, वो वहां पे गए और उस विलेज में टू द विलेज ऑफ बिहार यानी कि बंगाल से लेके बिहार तक वो गए और उन्होंने लोगों को क्या समझाया कि आप नॉन वायलेंस को सपोर्ट करो। और जहाँ पे कैलकटा में रायट्स हुए थे, मारा गया था लोगों को, वहां पे भी वो गए, दिल्ली में भी गए। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल में हिंदूज को टारगेट कर रहे थे। गांधी जी उन एरियाज में गए और लोकल मुस्लिम्स को टू गारंटी, उन्होंने कहा कि लोकल मुस्लिम्स को कि तुम गारंटी दो कि अब तुम और हिंदूज को नहीं मारोगे। सिमिलरली उन्होंने अलग अलग जगहों पे इस म्यूचुअल ट्रस्ट को दोनों कम्युनिटीज में डेवलप करने की कोशिश की थी और दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। दिल्ली मुस्लिम एक शहीद अहमद दहलवी, इन्होंने कंपेल फ्ली टू अ डर्टी ओवर क्राउडेड कैंप जो कि पुराना किला में था, वहां पे गांधी जी आए दिल्ली में 9 सितंबर 1947 में। और द अराइवल ऑफ रेन्स, ऐसे कहते हैं कि एक काफी हार्श, काफी लंबी गर्मियों के बाद फाइनली एक बारिश आई। उन्होंने उस चीज को उस तरीके से एक्सप्लेन किया। और किसी और ने कहा कि जब गांधी जी आए उन्होंने कहा कि दिल्ली अब सेफ है, अब बच जाएगी। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक देव जी का बर्थ यानी कि गुरुपूरब था और गांधी जी ने सिख को एड्रेस किया गुरुद्वारा सीसगंज में, जो कि चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली में है, कि जो चांदनी चौक हार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली, उन्होंने वहां पे बोला कि फैक्ट कि सिंगल मुस्लिम कुड बी फाउंड इन चांदनी चौक, वहां पे एक भी सिंगल मुस्लिम चांदनी चौक में दिख नहीं रहा था उस वक्त। गांधी जी ने कोशिश की कि चीजें ठीक हो सकें और उन्होंने फास्ट करना शुरू किया कि जो लोग हैं उनके बीच में हार्मनी क्रिएट हो। मौलाना आजाद ने भी लोगों को लिखा कि वायलेंस को कम किया जाए अलग अलग सिटीज में, और वर्ल्ड वेरिटेबली चेंज्ड, ये वायलेंस को खत्म होना चाहिए। जेंडरिंग पार्टीशन, अब इसमें हमने हिंदूज और मुस्लिम्स की बात की कि कैसे उन्होंने सफर किया, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों रिलीजन में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा था? इस रिलीजन की वुमेन सफर कर रही थी, चाहे वो हिंदूज की हो चाहे वो मुस्लिम्स की हो। रिलीजियस इस कम्युनिटी की जो क्लैश हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, सबसे ज्यादा सफर करने वाली तो जेंडर पार्टीशन। अगर हम अब वुमेन की बात करें
तो पिछले लास्ट 10 साल या फिर उससे लगभग 15 साल की अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जब पार्टीशन के देखे जाते हैं तो उनके बारे में लिखा जाता है कि जो हॉरोइंग एक्सपीरियंस, एक दर्दनाक एक्सपीरियंस जो वुमेन ने फेस किया, कि उनको रेप किया गया, उनको एब्डक्ट किया गया, उनको बेच दिया गया, ऑफन मैनी टाइम्स उनको एक नई फैमिली में, एक नई जिंदगी में फोर्स किया गया कि वो वहां रह जाए, और उनके ऊपर एक इतना ट्रॉमेटाइजिंग, इतना ज्यादा सोचो कितना उनके लिए इतना मुश्किल रहा होगा कि उन्होंने अपनी फैमिली से बिछड़ गए, उनको इतना कितना कितना मुश्किल रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं आप वो। तो वो एक्सपीरियंसेस से वो गुजरे, उनको नई फैमिलीज में रहना पड़ा, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट दोनों ही इनसेंसिटिव थी, और वो ये बिल्कुल भी इस चीज में वो कोई एक्शन नहीं ले पाई। वो इतनी इनसेंसिटिव थी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, बिलीविंग दैट वुमेन टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर। उस चीज के कारण उनको अब नए रिलेटिव्स और अर्लियर फैमिलीज के पास भेजा जाए, और जो वुमेन फेस कर रही थी उनसे किसी ने कंसल्ट नहीं किया, उनसे किसी ने पूछा नहीं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 30,000 वुमेन्स वर रिकवर्ड, ओवरऑल 22,000 मुस्लिम वुमेन्स इन इंडिया एंड 8,000 हिंदू एंड सिख इन पाकिस्तान जब 1854 हुआ। ये तो ऑफिशियली मिली, कितनी तो ऐसी वुमेन थी जो हमें पता भी नहीं वो कहाँ गई, वो फैमिली से बिछड़ गई। जैसे इस इमेज में दिख रहा है कि एक वुमेन दूसरी को कंसोल कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, तो लोग अपने हाल पे थे, उन्हें अब खुद ही अपनी सारी सिचुएशंस फेस करनी थी। प्रिजर्विंग द ऑनर, स्कॉलर्स हैव ऑल्सो शोन कि एक जो कम्युनिटी होती है ना, चाहे हिंदूज की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें, इट्स बीन फ्रॉम एंशियंट टाइम कि वुमेन इज काइंड ऑफ एन ऑनर, कि हमें वुमेन को तो बचाना ही है, चाहे वो अपने अपने रिलीजन की वुमेन हो, उनको बचाना बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, कम्युनिटी के ऑनर, जो हमारा ऑनर है, हमारी इज्जत है, उससे कनेक्ट किया जाता है वुमेन को। इस नोशन ऑफ ऑनर को मैस्कुलिनिटी की जान, वुमेन, जमीन, लैंड, इनको ओनरशिप की तरह, इनको एक तरीके से कि हमारे पास वुमेन और लैंड, इन दो चीजों को ना पावर की तरह देखा जाता है, मैस्कुलिनिटी। और बिलीव किया जाता है कि जान और जमीन यानी कि वुमेन और लैंड, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें बाहर के लोगों से, और इन्हें टू प्राइम पोजेशंस माना जाता है कि ये हमारी चीज है और हमें इसको बचाना है। ऑफन वुमेन इंटरनलाइज द सेम वैल्यू, वुमेन भी समझती थी ठीक है हमें ये आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करेंगे और हमें बच के रहना है, हमें प्रोटेक्ट होना है। इसीलिए मेन फियर्ड कि उनकी जो वाइफ है या उनकी डॉटर है या जो उनकी सिस्टर है वो एनिमीज के हाथ लग जाएंगी। इसी चक्कर में वो खुद ही अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी सिस्टर को खुद ही अपने हाथों से मार दिया करते थे। एंड ऐसी बहुत सी बुक्स और मूवीज में भी ये चीज दिखाई गई है। एग्जाम्पल के तौर से उर्वशी भूटानिया ने एक बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में नरेट किया है कि एक थुआ खालसा विलेज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में थी। पार्टीशन के टाइम पे वो एक सिख विलेज थी, वहां पे 90 वुमेन खुद अपनी मर्जी से उन्होंने एक कुएं में छलांग मार ली, ताकि वो अपनी जान दे देंगी पर वो किसी एनिमी, दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगी। तो मुस्लिम से बेसिकली सिख बच रहे थे, तो उन्होंने उनसे बचाने के लिए 90 वुमेन ने विलिंगली एक कुएं में छलांग लगा दी। और जो माइग्रेट रिफ्यूजीज थे गुरुद्वारा ऑफ दिल्ली, उन्होंने भी रेफर किया कि कितनों को उन्होंने खुद मारा, वो सुसाइड नहीं था। एंड रेफरिंग द डेथ, वहां पे भी जो मतलब लोग रेफ्यूजी आए वो गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ली, तो वहां पे जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी ये चीज बताई। और दे बिलीव कि जो मेन थे एट टाइम वो टू करेजियसली एक्सेप्ट द डिसीजन, उन्होंने मतलब एक बार भी नहीं सोचा और उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी वुमेन को, चाहे वो उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उन्होंने अपने हाथों से उनको मारा। On 13th March every year, this is celebrated an incidence of recounted the audience of men, women and children.
रिमेंबर किया जाता है, वो सैक्रिफाइस जो वुमेन ने किया, वो ब्रेवरी ऑफ देयर सिस्टर्स जो उन्होंने दिखाई उस वक्त, वो बहादुर थी कि उन्होंने ये डिसीजन एक्सेप्ट किया। अपने किसी लव्ड वंस के हाथ से मरना इज नॉट वेरी इजी थिंग, बट वो उन्होंने किया, वो उनकी ब्रेवरी थी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर द कम्युनिटी सर्वाइवर्स द रिमेम्बरेंस ऑफ रिचुअल हेल्प्स द मेमोरी अलाइव, कि जो बच गए उस इंसिडेंट्स में, अब वो उस सेलिब्रेशन को जो हर हर साल वो 13 मार्च को करते हैं, उनसे वो चीजें उनके जहन में आज भी जिंदा रहती हैं। हाउएवर कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें पता ही नहीं चली। ये तो एक गांव की रावलपिंडी का इंसिडेंस था जो हमें पता चल गया, लेकिन कितने ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाए। अब रीजनल वेरिएशन की हर जगह पे अलग एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें और द सब कॉन्टिनेंट, जो पार्टीशन, अब हम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, दक्कन, इन सब जगहों पे कैसा एक्सपीरियंस था, अब हम उस चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम कैलकाटा या नावखली की बात करें 1946 में, तो पार्टीशन बहुत ही ब्लडी था। वहां पे लोगों को एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी। और सेम गोज विद पंजाब, क्योंकि ये दो एरिया थे जिसका एक्चुअल में अपने लैंड के ही दो हिस्से होने वाले थे। बंगाल अब कुछ हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा अब बांग्लादेश बनने वाला था उस वक्त, तो ईस्टर्न पाकिस्तान, और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था। तो ये सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। हिंदूज और मुस्लिम्स जो ईस्ट एरिया के थे इंडिया में, और वेस्ट पंजाब वाले जो पंजाबी बोलते थे, और मुस्लिम्स जो पंजाब, हैपन टू बी रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1946 से 1948, इस टाइम पे उन्हें डिस्प्लेस किया गया। मेनी मुस्लिम फैमिलीज जो, ये हमने पंजाब और कैलकाटा की बात की, अब हम यूपी, बिहार और एमपी, इन सब जगहों की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली मेंशन हर जगह पे कैलकाटा और पंजाब का होता है। तो अब हम बाकी जगहों की भी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की भी बात करते हैं। तो यहाँ से जो मुस्लिम फैमिलीज थी वो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करने लग गई थी। कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने चूज किया था कि अब हम इंडिया में ही रहेंगे। मोस्ट ऑफ द उर्दू स्पीकिंग पीपल वर नोन एज महा मुहाजिर्स, यानी कि माइग्रेंट्स। ये पाकिस्तान मूव हुए टू कराची, हैदराबाद रीजन, जो सिंध में एरिया था। तो ये सारे एरिया से कुछ लोग इंडिया में रहे, कुछ पाकिस्तान वाले एरिया जो कराची और सिंध का एरिया, वहां मूव कर गए। बंगाल के एरिया में भी ठीक उसी तरीके से माइग्रेशन हो रहा था। ये सेकंड थर्ड चीज है बेसिकली ये, कि जो बंगाल का एरिया था वहां पे भी लोग बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे थे। बंगाली डिवीजन भी हुआ था, लेकिन ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड था। बट जो पंजाब वाला एरिया था उसके जैसा नहीं था ये। जो पॉपुलेशन बंगाल में थी वो टोटली बंगाली हिंदूज रिमेन्ड इन ईस्ट पाकिस्तान। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पंजाब के एरिया में हो रही थी ना, कि रिजिड, कि वहां का कोई हिंदू या सिख पाकिस्तान के एरिया में नहीं रुका, और ठीक यहाँ कोई मुस्लिम इंडिया वाले एरिया में नहीं रुका, बहुत रिजिड हुआ, ऐसा बंगाल वाले एरिया में नहीं हुआ। बंगाल में काफी बंगाली हिंदूज ईस्ट पाकिस्तान में ही रहे, और काफी बंगाली मुस्लिम्स जो थे उन्होंने वेस्ट बंगाल, यानी कि जो इंडिया का हिस्सा था, वो वहीं रहे। बंगाली मुस्लिम्स ने ईस्ट पाकिस्तानीज को रिजेक्ट किया। उन्होंने जो जिन्हा की टू नेशन थ्योरी थी उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया। ये थर्ड पॉइंट है, जब रीजनल वेरिएशन आया तो ये तो जरूर ही लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त के जो बंगाली मुस्लिम्स थे उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था ये पॉलिटिकल एक्शन और क्रिएटिंग ऑफ पाकिस्तान। या फिर बाद में इसी चक्कर में 1971 से 72 में बांग्लादेश, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तब बांग्लादेश बना था। अ कॉमन रिलीजन कुड नॉट होल्ड ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। बना तो रिलीजन के बेस पे था कि ईस्टर्न पाकिस्तान है और ये वेस्टर्न पाकिस्तान है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में मेजॉरिटी किसकी थी? मुस्लिम्स की। लेकिन ये रिलीजन फैक्टर बांग्लादेश को बनने से नहीं रोक पाया। 1971 से 72 के बीच में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। हाउएवर ये तो डिफरेंसेस थे। अब हम सिमिलैरिटी की बात करें तो पंजाब और बंगाल के एक्सपीरियंसेस में कुछ सिमिलैरिटी भी है। पहली, दोनों ही केस में वुमेन और गर्ल्स प्राइम टारगेट होती थी। हमेशा वुमेन
को वीक समझ के टारगेट किया जाता था। ये चीज दोनों पंजाब और बंगाल दोनों जगहों पे कॉमन थी। अटैकर्स ने इवन वुमेन की बॉडीज को भी टेरिटरी टू बी कॉन्कर्ड उस तरीके से ट्रीट किया जाता था। इमेजिन उनके साथ कितना बुरा हुआ होगा। कम्युनिटीज वर सीन एज डिसऑनरिंग द कम्युनिटी इटसेल्फ, मोड ऑफ टेकिंग रिवेंज। मतलब एक तरीके से वही सोचते थे कि हमें अगर रिवेंज लेना है तो उसका यही तरीका है। वुमेन को पॉइंट करो, टारगेट करो तो कम्युनिटी अपने आप ही इम्पैक्ट हो जाएगी, उस तरीके से देखा जाता था। हेल्प, ह्यूमैनिटी, हार्मनी, इस सब में कुछ ऐसे भी लोग थे जो आगे आए जिन्होंने हेल्प की। जो लोग दुखी थे उस वक्त, जो लोग सफर कर रहे थे, जो रिफ्यूजीज थे, उनको जगह दी। बहुत लोगों ने हेल्प की। अब इस वायलेंस और पेन के नीचे कुछ ऐसी भी स्टोरीज हैं जिन्होंने हेल्प की। एक नैरेटिव है अब्दुल लतीफ का, जो कि जिनकी टेस्टिमनी एंड हम उससे रिवील करते हैं, हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड न्यूमरस स्टोरीज कि कैसे पार्टीशन के टाइम पे भी लोगों ने केयर की, एक दूसरे को ओपनली नई अपॉर्चुनिटीज दी, उस ट्रॉमा के टाइम में भी एक दूसरे की हेल्प की। एक इंसिडेंस जो हमें खुशदेव सिंह, जो कि सिख डॉक्टर थे और वो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज थे, धर्मपुर जो कि आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे वो सिचुएटेड थे, वहां पे वो रहते थे। इमोशन हिमसेल्फ, उन्होंने पूरे दिन रात उन्होंने काम करना शुरू किया और वो हीलिंग, जो भी लोग परेशान थे उन्हें हीलिंग देते थे, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, लव। न्यूमरस माइग्रेंट्स जो मुस्लिम थे, सिख थे, हिंदू थे, मतलब किसी भी रिलीजन के जो लोग उनके पास हेल्प के लिए आते थे वो उन सबको शरण दे रहे थे। और जो वहां के रहने वाले लोग थे उनको एक विश्वास हो गया था और कॉन्फिडेंस था उनकी, जो ये खुशदेव सिंह थे, इनकी ह्यूमैनिटी और जेनरोसिटी पे। जैसे दिल्ली मुस्लिम्स और अदर्स को गांधी जी पे था, ठीक उसी तरीके से धर्मपुर के जो लोग थे उनको खुशदेव सिंह पे वो विश्वास था। वन ऑफ देम मोहम्मद उमर, उन्होंने लिखा कि खुशदेव सिंह के बारे में कि ग्रेट ह्यूमैनिटी, आई बेग टू स्टेट आई डू नॉट फील माई सेल्फ सेफ। वो कहीं पे भी सेफ महसूस नहीं करते, बस इनकी, खुशदेव सिंह की प्रोटेक्शन में ही उनको सही सेफ लगता है। देयरफॉर जो भी काइंडनेस है वो गुड है, जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे, एंड टू ग्रांट मी अ सीट इन योर हॉस्पिटल, मेरे को अपने हॉस्पिटल में एक जगह दे दो। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इंसान है, वो थोड़े थोड़े उनके हेल्पर होंगे, वो कितने लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये एक इंसान ने लेटर लिखा कि मुझे सिर्फ आपके पास ही सेफ लगता है, तो प्लीज मुझे एक सीट अपने हॉस्पिटल में दे दो। तो ये रिलीफ वर्क ऑफ डॉक्टर, ऐसे बहुत सी हमें ही इन टाइटल लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। उन्होंने डिस्क्राइब किया, सिंह डिस्क्राइब्स हिज वर्क एज हम्बल एफर्ट्स आई मेड, वो मेरी ड्यूटी थी एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं दूसरे ह्यूमन बीइंग की हेल्प कर सकूं, तो वो मैंने अपनी ड्यूटी की। ही स्पीक्स मोस्ट वार्मली, अपनी वो जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें टू शॉर्ट स्टोरी टू कराची, जब 1949 में वो विजिट किए, ही स्पीक्स मोस्ट वार्मली उन दो शॉर्ट्स के बारे में। वो विजिट जब उन्होंने कराची किया, एक उनके पुराने दोस्त एंड उन्होंने उसकी हेल्प की थी धर्मपुर में, स्पेंड फ्यू मेमोरियल आवर्स उन्होंने उनके साथ बिताए कराची एयरपोर्ट पे। 6 पुलिस कांस्टेबल्स जो पहले एक्विटेंसेस थे वो भी उनके साथ प्लेन पे गए, उनको सल्यूट किया, एंड आई एक्नॉलेज द सल्यूट विद फोल्डिंग हैंड्स एंड टीयर्स इन माय आईज। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कैसे जब मैं कराची गया, वहां के लोगों ने, उनकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे, वो मुझे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। तो ये सब उन्होंने वहां पे एक्सपीरियंस किया। अब ये सब तो रिटन वाली चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत कम थे जो लिखे गए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लिख सके। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे थे, कोई पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहा है तो कोई इंडिया से पाकिस्तान जाना चाह रहा है, लोगों को खुद ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ऐसे टाइम में बहुत कम लोग थे जिनके पास राइटिंग का था टाइम, या फिर जिन्होंने बाद में जाके भी लिखा, क्योंकि इतनी ऐसी बातें थी जो लोगों ने लिखी ही नहीं। तब ओरल टेस्टिमनीज बहुत हेल्पफुल तरीके से उभर के आती हैं। ओरल टेस्टिमनीज क्या होती हैं? लोगों की ऐसी मेमोरीज जो उन्होंने कहीं लिखी नहीं है, उनके पास प्रूफ नहीं है कि वो उनके साथ हुआ,
पर वो उनकी मेमोरीज में है। वो शायद आपको कुछ फोटोज दिखा सकेंगे, वो शायद आपको कुछ इंसिडेंसेस से कनेक्ट करा सकेंगे, बट शायद उनकी खुद की डायरी हो, या शायद उनकी खुद की फैमिली फोटो हो, या फैमिली हिस्ट्री हो, कुछ ऐसी बेसिक चीजें वो आपको बता सकेंगे, लेकिन आप यकीनन नहीं कह पाओगे कि यही सच है। बट हमें उन पे विश्वास करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टीशन में ओरल टेस्टिमनीज एक सबसे जरूरी सोर्स प्ले करती हैं। जैसे हमने ऊपर अभी गांधी जी के टाइम पे देखा कि पब्लिक और प्राइवेट लेटर्स की हम बात कर रहे थे कि कैसे लेटर्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्ले करते हैं, लेकिन वो तो बड़े बड़े एलिट्स पॉलिटिकल लोगों ने लिखा। वो लोग जो एक आम जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोग जो सफर कर रहे थे। जैसे हमें वुमेन के बारे में पता चला, क्या कोई वुमेन उस वक्त इतना सब उन्होंने कहीं लिखा था? नहीं। ये बाद में जब हम लोगों ने, लोग बाहर आए, उन्होंने इन बातों के बारे में हमें बताया, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वुमेन ने खुद विलिंगली अपने आप को मारा, या उनके लव्ड वंस ने उनको मारा। क्यों? अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ एक बहुत जरूरी ओरल टेस्टिमनी सोर्स से ही हमें निकल के आता है। तो ये एक लास्ट पार्ट है, आई थिंक इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होती हैं या नोट्स होते हैं मैं वही शेयर करती हूँ, तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।